देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें हमने 3 पाठ पढ़ लिए थे। आज अगला पाठ जो हम पढ़ेंगे 13वां पाठ, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये अब हम पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम इस पाठ के दौरान। और इसका भाग फर्स्ट आज हम शुरू करेंगे कि स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये पाठ है जो आज़ादी की लड़ाई थी, और उसमें भी मुख्यतः महात्मा गांधी पे ही फोकस किया गया है, अन्य घटनाओं को छोड़ते हुए। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? ध्यान रखना बच्चों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहा गया था। तो गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेते हैं कि इनका नाम क्या था। इनका नाम था मोहनदास गांधी। पूरा नाम हम लेते हैं ना, मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद इनके पिता थे। इनका नाम क्या था? मोहनदास गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर? पोरबंदर गुजरात में। याद है ना, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। तो गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा पर बल दिया, हिंसा का विरोध करते थे, और जितने भी आंदोलन करेंगे वो अहिंसक तरीके से करेंगे। तो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। अहिंसक व्रत का जीवन भर पालन किया गांधी जी ने। इसीलिए उनकी जो जयंती है, गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रतिवर्ष पूरी दुनिया क्या मनाती है? विश्व अहिंसा दिवस। तो पूरी दुनिया में विश्व अहिंसा दिवस, या कहते अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, जिस दिन गांधी जी पैदा हुए, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे करमचंद और माता का नाम था पुतलीबाई, और इनका 13 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं गांधी जी के बारे में, जो आपने पिछली कक्षाओं में भी खूब पढ़ी होंगी। आपको निश्चित रूप से ये सारी जानकारी पहले से होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इस पाठ को शुरू करेंगे, गांधी जी के बारे में समझेंगे मुख्य रूप से इस पाठ में हम। देखिए, इस अध्याय में हम 1915 से 1948 के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण करेंगे। किसकी? गांधी जी की। ठीक है ना। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो 1885 से ही शुरू माना जाता है। ऐसा माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू हुआ 1885, और 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया था। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन था। लेकिन इसमें भी हम 1885 से ना शुरू करके गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में जो एंट्री हुई, जो इन्होंने प्रवेश लिया, राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की, वो 1915 से शुरू होता है, और 1948 तक हम पढ़ेंगे इस राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। मतलब मुख्यतः गांधी के बारे में ही पढ़ना है। इनमें गांधी जी ने इस दौरान 1915 से 48 के दौरान 3 बड़े जन आंदोलन किए थे भारत में। उन जन आंदोलनों को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? असहयोग आंदोलन 1920 में किया है गांधी जी ने, उसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद नमक सत्याग्रह, या इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये 1930 में किया है गांधी जी ने। और लास्ट और अंतिम बड़ा आंदोलन गांधी जी का है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इस तरह हम गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन और कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में। तो देखिए, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, समझते हैं गांधी जी। तो गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर, गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर। शुरू की शिक्षा इन्होंने वहीं प्राप्त की। उसके बाद कानून की पढ़ाई करने, बैरिस्टर की डिग्री लेने, या सीधी भाषा में कहें वकालत पढ़ने, ये विदेश चले गए। लंदन में इन्होंने पढ़ाई की। लंदन से पढ़ाई कर जब ये लौटे तो बंबई उच्च न्यायालय में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, वकालत शुरू की। फिर एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, बंबई में एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। उस कंपनी ने गांधी जी को अपना कानूनी सलाहकार बनाकर कहां भेज दिया था? अफ्रीका। मतलब गांधी जी
एक तरह से ये मान लो कि वकालत करने या नौकरी करने कहाँ चले गए हैं, अफ्रीका चले गए हैं। तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में गृह भूमि वापस आए। जब अफ्रीका गए गांधी जी लगभग 1893 में ये गए और 1915 में ये वापस आए भारत। मतलब इस दौरान 1893 से 1915 लगभग 22 वर्ष के लगभग 2 दशक तक गांधी जी अफ्रीका में रहे, वहीं पर इन्होंने आंदोलन किए। तो गांधी जी जब अफ्रीका गए तो अफ्रीका में काले लोग थे और वहां भी अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज रंग भेद की नीति वहां पर अपनाते थे। काले लोगों को कोई महत्व नहीं देते थे, उनका बड़ा अपमान करते थे, बड़ा अपमानित करते थे अफ्रीका के मूल निवासियों को। तो गांधी जी ने वहां पर, गांधी जी खुद थोड़े से काले थे, इसलिए गांधी जी को भी कई बार अपमान का सामना करना पड़ा अफ्रीका में। उनको भी रंग भेद की जो नीति थी उसके कारण अपमानित होना पड़ा। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक बार गांधी जी रेल में बैठ के, ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे थे अफ्रीका में ही, उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी थी और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाके बैठ गए थे, ट्रेन के कोच में जाकर फर्स्ट क्लास वाले में बैठ गए थे। सामने की सीट पे एक अंग्रेज बैठा हुआ था और अंग्रेज ने आपत्ति जताई, टीटी जो होता है टिकट कलेक्टर, उसके सामने, कि ये काला आदमी इस डब्बे में कैसे बैठ सकता है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। और उस गोरे अंग्रेज की बात माननी पड़ी और गांधी जी को धक्के देके ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, उनका सामान भी स्टेशन पे फेंक दिया गया। तो अपमानित होना पड़ा गांधी जी को अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण। और भी कई सारे ऐसे किस्से मिलते हैं गांधी जी के, वो भी हम बात करेंगे। तो गांधी जी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ वहां पर आंदोलन कर दिया अफ्रीका में। अंग्रेजों की जो नीति थी ना, रंग भेद की नीति, उसके खिलाफ अफ्रीका में बड़ा आंदोलन किया। आगे देखिए एक बार, गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग किया वो सबसे पहले कहां किया था? अफ्रीका में, यह भी ध्यान रखना है। तो अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे उस समय वो केवल एक मोहनदास करमचंद गांधी या मोहनदास गांधी थे, लेकिन अफ्रीका में उन्होंने जो आंदोलन किए, अफ्रीका के लोगों ने जो उनका समर्थन किया, भारत के भी बहुत सारे लोग अफ्रीका में रहते थे, वो भी गांधी जी के साथ जुड़ गए आंदोलन में और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और सफलता भी मिली गांधी जी को। और गांधी जी का मुख्य हथियार होता था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ किया? तो ध्यान रखना बच्चों, अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया, बड़े सफल हुए। वहां की सरकार गांधी जी जो आंदोलन कर रहे थे उनसे एक तरह से हिलने लग गई थी, सरकार की नींवें हिलने लग गई थी। गांधी जी बड़े मजबूत आंदोलन खड़ा कर दिया था वहां पर अफ्रीका में गांधी जी ने। तो भारत के अखबारों में भी, भारत के समाचार पत्रों में भी गांधी जी की खबरें छपती थी। अफ्रीका में काम कर रहे हैं गांधी जी और भारत के अखबारों में खबरें छप रही है कि एक दुबला पतला सा आदमी है अफ्रीका में जो भारतीय है, वहां पर अंग्रेजी सरकार को हिला रखा है उन्होंने, उसकी नींव हिला दी है, बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। तो भारत की जनता भी उम्मीद कर रही है कि वो महापुरुष, वो युग पुरुष भारत कब लौटेगा, भारत के लोगों के दुखों को दूर करने कब आएगा। तो गांधी जी अफ्रीका में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। जैसा कि एक लेखक ने लिखा है, देखिए एक लेखक है चंद्रन देव नेशन, इन्होंने गांधी जी के ऊपर किताब लिखी है। तो इन्होंने कहा है कि जब गांधी जी अफ्रीका गए तो वे केवल गांधी थे और लौटे जब क्या थे? महात्मा हो गए थे, महात्मा गांधी हो गए थे, इतने प्रसिद्ध हो गए थे। देखिए अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया, मतलब हमने गांधी दिया था अफ्रीका को और महात्मा बना के लौटाया, इतना प्रसिद्ध करके लौटाया। तो वही लिखा है, अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। देखिए आगे, महात्मा गांधी ने अफ्रीका में ही पहली बार सत्याग्रह, देखिए पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया है? ध्यान रखना, अफ्रीका में। सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकी का प्रयोग किया। तो अहिंसा की नीति थी सरकार के खिलाफ जो ये अपनाते थे। 1893 से 1915 तक अफ्रीका में भेदभाव विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? गांधी जी ने। 1915 में गांधी जी भारत आए। उस समय तक भारत पहले के मुकाबले राजनीतिक रूप से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। ठीक है, पहले समझते हैं कि गांधी के ये अहिंसात्मक तरीके क्या थे। गांधी जी अपना विरोध कैसे प्रकट करते थे? एक छोटी सी कहानी होती है। जैसे एक बार गांधी जी जब
अफ्रीका में थे तो गांधी जी एक बार बाल कटवाने गए नाई के पास, तो नाई ने गांधी जी के बाल काटने से मना कर दिया और प्रार्थना की कि मैं आपके बाल नहीं काट सकता क्योंकि आप काले हो, अगर मैंने आपके बाल काट दिए तो कोई भी गोरा अंग्रेज मेरी दुकान में बाल कटवाने नहीं आएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मैं आपके बाल नहीं काट सकता। ये रंग भेद की नीति थी वहां पर। तो गांधी जी ने घर जाके कैंची से खुद ही अपने बाल काट लिए, टेढ़े मेढ़े जैसे भी कटे, और दूसरे दिन जब कोर्ट में गए उन टेढ़े मेढ़े कटे हुए बालों के साथ बेढंगे से संवार रखे थे बाल, तो जज साहब ने पूछा, अरे मोहनदास जी, गांधी जी, ये क्या दृश्य, कैसा बना के आ गए हुलिया अपना? तो उन्होंने ये कहा कि देख लीजिए, आपके शासन में, आपके कानून जो यहाँ पर लागू है, यहाँ पर कोई नाई हम काले लोगों के बाल भी नहीं काटता है। तो ये तरीका था कि कैसे इस छोटी सी चीज़ को गांधी जी ने बिना हिंसा किए इतना हाईलाइट कर दिया कि रंग भेद की नीति किस तरह काम कर रही है अफ्रीका में। तो यही गांधी जी के बहुत सारे अहिंसात्मक तरीके थे और इन्हीं में एक होता था सत्याग्रह। तो गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे, कब? 1915 में। देखिए कब लौटे? 1915 में। उस समय तक भारत बहुत ज़्यादा बदल चुका था। जब वो गए थे 1893 में, उसके मुकाबले कुछ राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया था भारत। लोग आंदोलनों में भाग लेने लग गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो देखिए 1915 में गांधी जी भारत आए। उस समय तक भारत पहले के मुकाबले राजनीतिक रूप से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ इस समय जो आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कर रही थी एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहते थे। उसकी शाखाएं बहुत सारे छोटे छोटे कस्बों और शहरों में खुल गई थी। बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए थे और एक आंदोलन अच्छा तैयार कर लिया था जब तक गांधी जी वापस लौटे उस समय तक। अब देखिए आगे, 1905 से 1907 के बीच स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्ग के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। देखिए एक आंदोलन हुआ था 1905 में, कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन। बड़ा आंदोलन था। गांधी जी तो अफ्रीका में थे, लेकिन कांग्रेस ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन चलाने वाले जो 3 मुख्य नेता थे वो कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा की किताबों में, लाल बाल पाल जो कैसे थे? गरम दल के नेता थे, उग्रवादी नेता थे। ये तोड़फोड़ में विश्वास करते थे कि केवल अंग्रेजी सरकार से बातचीत करके समाधान नहीं निकलेगा, बातचीत करके हमें स्वराज या स्वशासन नहीं मिलेगा, हड़ताल करो, जुलूस करो, धरने दो सरकार के खिलाफ। तो इस तरह थोड़े से विरोध का तरीका थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और विरोध गुस्से से करो। उग्रवादी या गरम दल के नेता इसलिए इनको कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल इनको कह देते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, यह भी ध्यान रखना है। विपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल से था और लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से था। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता यही थे, यही तीनों लोग स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता थे। और स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण कर दिया था भारत में। बहुत सारे भारतीय सामान्य लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो हम समझ रहे हैं कि गांधी जी जब 1893 में अफ्रीका गए थे, उस समय के मुकाबले 1915 में भारत में क्या बदलाव आया? एक बदलाव तो यह आया कि स्वदेशी आंदोलन चला था और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ था। आगे देखिए, तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे ये नेता। तो ये तो थे गरम दल के नेता या उग्रवादी नेता। कुछ नरम दल के नेता भी आपने पढ़े होंगे क्लास में, पिछली कक्षाओं में। तो नरम दल के नेताओं का तरीका था कि अंग्रेजी सरकार को प्रार्थना पत्र लिखो, फिर वो प्रार्थना पत्र पे अमल नहीं करे तो उनको स्मरण दिलाने के लिए दूसरा प्रार्थना पत्र लिखो, स्मरण पत्र लिखो। फिर भी अगर सरकार बात नहीं माने तो कुछ शिष्टमंडल, कुछ लोगों को सरकार से बातचीत करने भेजो, मिलने भेजो। इस तरह से हड़ताल, जुलूस और धरने, इनमें विश्वास नहीं करते थे, इनको गलत मानते थे। कौन से? नरम दल के नेता, जिन्हें उदारवादी नेता भी कहते हैं। और गरम दल के नेता कहते थे हड़ताल करो, जुलूस करो, भीख मत मांगो अंग्रेजों से जाके। हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना अधिकार मांगेंगे और विरोध करेंगे अगर अधिकार नहीं मिलता है तो नरम दल के बहुत सारे नेता थे। लेकिन इस समय मुख्य कौन थे नरम दल के नेता? तो देखिए
इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति, समझ रहे हैं कि उग्रवादी नेता जो लाल बाल पाल थे, इनका तरीका क्या था। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों के एक ऐसे समूह क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। मतलब जो उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल, उन्होंने तो क्या किया, लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, और वहीं जो उदारवादी नेता थे उन्होंने क्या किया, वो कहते थे क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहो, बातचीत करते रहो सरकार से, और बातचीत से ही समाधान निकलेगा, बड़े बड़े धरने और जुलूस नहीं देने हैं, सरकार का विरोध नहीं करना है। ऐसा कौन मानते थे, उदारवादी। बहुत सारे उदारवादी नेता थे जिनमें हम यहाँ पर 2 नाम पढ़ेंगे जो इस समय जब गांधी जी भारत में लौट रहे हैं, जो मुख्य नेता थे भारत के इस समय, वो उदारवादी नेता कौन थे। उदारवादियों में प्रमुख तो थे गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता, जिनका क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले, और दूसरे कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये मुख्य उदारवादी नेता थे इस समय। तो देखिए गांधी जी जब भारत में आए तो गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना सलाहकार, अपना परामर्शदाता माना, राजनीतिक गुरु बना लिया एक तरह से गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये उदारवादी नेता थे, इन्होंने गांधी जी को कहा था कि तुम अफ्रीका में जो भी किया है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है तुमने, वहाँ पर आंदोलनों का नेतृत्व किया है, सफल भी बनाया है आंदोलनों को, लेकिन भारत की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, इसलिए पहले तो भारत में घूमो फिरो और भारत को अच्छे से समझो, आते ही कोई बड़ा कदम मत उठाओ। ऐसा किसने कहा था गांधी जी को, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता या गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरा एक उदारवादी नेता जो इस समय था वो कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे देखिए, अब गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे वो भारत के लोगों को समझ सके। ऐसा गोखले ने सलाह दी गांधी जी को। गांधी जी ने पहली सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। देखिए गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने अफ्रीका से आते ही कहा कि भारत को समझो पहले, फिर कोई कदम उठाना, फिर कोई आंदोलन करना। तो गांधी जी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया, भारत के लोगों को समझा, भारत की समस्याएं समझी, परिस्थितियां समझी, सब कुछ। उसके बाद गांधी जी ने 1916 में गुजरात के अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना कर ली। साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया जिसका नाम था साबरमती आश्रम, वहां रहते थे गांधी जी। फिर गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति, मतलब बहुत सारे भारत के नेताओं से मिलना एक मंच के ऊपर, वो पहली सार्वजनिक उपस्थिति क्या थी, 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, वहां पर गांधी जी गए। बहुत सारे भारतीय नेताओं ने वहां पर भाषण दिए, गांधी जी को भी भाषण देने का मौका मिला। तो गांधी जी ने अपने भाषण में जो शब्द कहे उनको थोड़ा सा समझते हैं। क्या है कि धनी व सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच विषमता पर अपनी चिंताएं प्रकट की। गांधी जी ने भाषण में कहा कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, जो धनी भारतीय हैं, सजे संवरे भारतीय हैं, अमीर भारतीय हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त भारतीय हैं, वकील वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर आ गए, लेकिन जो गरीब भारतीय हैं उनको किसी को भी इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। तो क्या राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए उन गरीबों की जरूरत नहीं है? क्या आप ही भारत को आज़ाद करवा सकते हो? आप ही राष्ट्रीय आंदोलन चला सकते हो? ऐसा नहीं है। इसलिए गांधी जी ने ये चिंता प्रकट की अपने भाषण में कि उन लोगों को भी साथ लेना है, उनकी समस्याओं को भी समझना है और उनके साथ रहना है अपने को। ऐसा भाषण दिया गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा ही निर्मित था। भारत जो इस समय भारत का जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें आम जनता को तो पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। तो वो मुख्यतः किन तक सीमित था? वकीलों, डॉक्टर और जमींदारों तक। अब गांधी जी कैसे देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को? गांधी जी क्या बदल देंगे भारत में आते? इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए थे? नेता तो बहुत थे, लेकिन गांधी जी सबसे अलग क्यों थे? वो इस लाइन में समझेंगे हम नीचे की में, कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों को और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि आम भारतीय भी नेतृत्व करे, प्रतिनिधित्व दे और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। ऐसा गांधी जी चाहते थे कि पूरे भारत को
जोड़ दो राष्ट्रीय आंदोलन से और एक जन आंदोलन बना दो। गांधी जी को आम भारतीय, गरीब भारतीय, किसान, मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, क्योंकि गांधी जी उन्हीं की तरह बात करते थे, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनते थे, उन्हीं के जैसे मेहनत करते थे, शारीरिक श्रम करते थे, चरखा काटते थे। तो इस तरह गांधी जी का लगाव बहुत जल्दी बढ़ गया आम भारतीयों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। ये हम समझेंगे अगली कक्षा में अच्छे से आंदोलनों के बारे में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।